Hello friends, welcome to Education Shelf Live. I am Dr. Riddhi Agrawal and I am here with the next part of chemical bonding and molecular structure. तो ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में वेस्पर थ्योरी कवर कर ली थी। आज हम एक नई थ्योरी कवर करेंगे जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको आप VBT भी बोलते हैं। So we know that Lewis approach helps in writing the structure of molecule, but it fails to explain the formation of chemical bond. अब हमें पता है कि जो लुइस स्ट्रक्चर्स थे या लुइस अप्रोच जो थी उससे हम एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं, लेकिन जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है वो किस तरह से होता है, कैसा होता है, वो हम उससे नहीं बता सकते। It also does not give any reason for the difference in bond dissociation enthalpies and bond lengths in molecules like H2 and F2, although in both the cases a single covalent bond is formed by the sharing of an electron pair between the respective atoms. एक और बात है, जो लुइस सिंबल है उससे हमें ये नहीं पता चलता, जैसे H2 है और दूसरी तरफ है F2। अब दोनों ही केसेस जो है उसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, लेकिन फिर भी उनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज है या बॉन्ड लेंथ है उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि H2 की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो है 435.8 किलो जूल्स पर मोल, जबकि यही F2 में है सिर्फ 155 किलो जूल्स पर मोल। और जो बॉन्ड लेंथ है वो भी अलग अलग है, H2 की है 74 जबकि F2 की है 144। तो ये डिफरेंस भी वो थ्योरी नहीं समझा पाती है। इट ऑल्सो गिव्स नो आइडिया अबाउट द शेप्स ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी शेप के बारे में भी लुइस अप्रोच जो है कोई आइडिया नहीं देती है। दूसरी तरफ फिर हमारी आती है वेस्पर थ्योरी, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। सो इट गिव्स द ज्योमेट्री ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स बट थ्योरेटिकली इट डज नॉट एक्सप्लेन देम एंड ऑल्सो इट हैज लिमिटेड एप्लीकेशन। तो वेस्पर थ्योरी में भी यही है कि सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ज्योमेट्री तो वो बता देता है, लेकिन थ्योरेटिकली ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता उनको, और उसके कुछ लिमिटेड एप्लीकेशन है। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है हमारी, VBT और MOT, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज के लेक्चर में हम VBT कवर करेंगे। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हीटलर एंड लंडन in 1927 and developed further by Pauling and others। तो हीटलर और लंदन ने इसको 1927 में प्रपोज किया था, इंट्रोड्यूस किया था, और बाकी फिर उसको डेवलप आगे किया पॉलिंग और बाकी सब लोगों ने। ठीक है, अब इसका डिस्कशन जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, इट इज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, ओवरलैप क्राइटेरिया ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशन एंड सुपरपोजिशन। तो ये है कि अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो वो डिस्कशन किस चीज़ पे बेस्ड है, हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या नॉलेज है, या एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप क्राइटेरिया है वो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, ये सब चीज़ों की जानकारी हमें होना ज़रूरी है। सो इसके लिए हम एक सिंपल एग्जाम्पल से चालू करते हैं। हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस तरह से फॉर्म होता है उसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं, क्योंकि वो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है। अब जैसे सपोज करो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं A और B, दोनों अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, और इनका न्यूक्लियाई जो है वो है, इसका न्यूक्लियस है Na और इसका न्यूक्लियस है Nb। इलेक्ट्रॉन्स भी उनमें प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Ea और Eb। नाउ व्हेन द टू एटम्स आर एट लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम। तो जब ये दोनों एटम्स बहुत दूर दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर, तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। As these two atoms approach each other, new attractive and repulsive forces begin to operate। तो जैसे ही ये एक दूसरे के पास आने लगते हैं तो कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस भी है ना हमारे चालू हो जाते हैं, और कुछ रिपल्सिव फोर्सेस भी ऑपरेट करना चालू कर देते हैं। अब जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो किस किस के बीच में होंगे, एक न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, यानी कि NaEA और NbEb, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। दूसरा अट्रैक्टिव फोर्स होगा न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम, यानी कि NaEb और NbEa, इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्सेस रहेंगे। कुछ रिपल्सिव फोर्सेस भी आएंगे। रिपल्सिव फोर्सेस किसके बीच में आएंगे, जो सेम होंगे, यानी कि Ea और Eb के बीच में और Na और Nb के बीच में, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस रहेंगे। सो अट्रैक्टिव फोर्सेस टेंड टू ब्रिंग द टू एटम्स क्लोज टू ईच अदर, whereas repulsive forces tend to push them apart। तो ऑब्वियस सी बात है, अट्रैक्टिव फोर्सेस उनको पास लाने की कोशिश करेंगे और रिपल्सिव फोर्सेस उनको दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। Experimentally it has been found that the magnitude of new attractive forces is more than the new repulsive forces। तो जब हमने एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को देखा तो हमें यह पता चला कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा था, जबकि रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कम था। So as a result, two atoms approach each other and potential energy decreases, जिसकी वजह से दोनों एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के पास आ गए और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई।
Ultimately, a stage is reached where the net force of attraction balances the force of repulsion and system acquires minimum energy. फिर एक ऐसी स्टेज आई जहां पे जो नेट फोर्स था अट्रैक्शन का वो बिल्कुल नेट फोर्स ऑफ रिपल्शन से बैलेंस हो गया और सिस्टम जो है उसमें मिनिमम एनर्जी हो गई क्योंकि स्टेबल हो गया. Now at this stage, two hydrogen atoms are said to be bonded together to form a stable molecule having the bond length of 74 picometer. तो इस स्टेज पे हम बोलते हैं कि दो हाइड्रोजन एटम्स जो है वो एक दूसरे से बॉन्ड हो गए और उन्होंने एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना दिया और उस स्टेबल मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ थी 74 पिकोमीटर. Now, since the energy gets released when the bond is formed between two hydrogen atoms, the hydrogen molecule is more stable than that of isolated hydrogen atom. अब क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है जब दोनों हाइड्रोजन एटम बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम से ज्यादा स्टेबल रहता है और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी. और इसमें कौन सी कितनी होती है, 435.8 किलो जूल्स पर मोल. ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करने के लिए हमें, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, हमें इतने की जरूरत पड़ती है. यानी कि H2 को अगर हमें सिंगल H प्लस H में डिसोसिएट करना है तो हमें इतनी एनर्जी प्रोवाइड करवानी होगी. ठीक है, दूसरा है हमारा ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट. So in the formation of hydrogen molecule, there is a minimum energy state when two hydrogen atoms are so near that their atomic orbitals undergo partial interpenetration. अब क्या होता है जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा होता है तो एक मिनिमम एनर्जी वाली स्टेट आती है जहां पे दो हाइड्रोजन एटम्स इतनी पास आ जाते हैं कि उनकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो एक दूसरे में पेनिट्रेट कर जाती हैं पार्शियली. Now this partial merging of atomic orbitals is called overlapping of atomic orbitals which results in the pairing of electron. और ये जो partial merging होती है इसको हम बोलते हैं overlap हो जाती हैं atomic orbitals, यानी कि overlapping of atomic orbitals. इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो बनने लगते हैं. ठीक है, पेयरिंग होने लगती है इलेक्ट्रॉन्स की. Now the extent of overlap decides the strength of a covalent bond. अब ये बात ध्यान में रखनी है कि overlap कितना हो रहा है वो चीज क्या डिसाइड करेगी कि स्ट्रेंथ क्या हो रही है कोवेलेंट बॉन्ड की. जनरली अगर हम देखें तो जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में. Therefore, according to orbital overlap concept, the formation of a covalent bond between two atoms results by pairing of electrons present in the valence shell having opposite spins. इसीलिए orbital overlap concept के अकॉर्डिंग जो दो एटम्स के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड, इसीलिए जो हमारा ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट है इसके अकॉर्डिंग जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में वो किस वजह से होता है, जब पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की जो कि वैलेंस शेल में प्रेजेंट है और उनके स्पिन ऑपोजिट है. एक का स्पिन ऐसे है तो एक का स्पिन ऐसे है. ठीक है, अब दूसरी चीज आती है हमारी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स. अब हमने देख लिया कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ओवरलैपिंग की वजह से बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की. The molecule of hydrogen is formed due to overlap of 1s orbital of 2h atoms. So जो दो H atoms थे उनकी हमने क्या देखा था, 1s orbital, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होती है तो वो ओवरलैप कर जाती है और H2 बना देता है. Now in case of polyatomic molecules like CH4, NH3, H2O, geometry of the molecule is also important in addition to the bond formation. तो कुछ polyatomic molecules हैं जैसे CH4, NH3, H2O, इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन तो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ज्योमेट्री कैसी है मॉलिक्यूल्स की वो भी इंपॉर्टेंट है. जैसे CH4 मॉलिक्यूल की टेट्राहेड्रल शेप होती है और HCH बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज का होता है, लेकिन NH3 जो है उसकी मॉलिक्यूलर पिरामिडल होती है. सब हम वेस्पर थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है. Now, valence bond theory also explains the shape, formation and directional properties of bonds in polyatomic molecules like CH4, NH3 and H2O in terms of overlap and hybridization of atomic orbitals. तो VBT क्या करती है, हमें ये भी एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से जैसे polyatomic molecules है CH4, NH3, H2O, इनके फॉर्मेशन कैसा होता है, इनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं बॉन्ड्स की, किसके टर्म में, ओवरलैप और हाइब्रिडाइजेशन के टर्म्स में. अब पहले पढ़ेंगे हम ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. सो व्हेन ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स कम क्लोज टू फॉर्म बॉन्ड, देयर ओवरलैप मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग अपॉन द साइन दैट इज फेज एंड डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल वेव इन स्पेस. तो जब दो एटम्स की ऑर्बिटल जो है वो पास में आती हैं बॉन्ड बनाने के लिए तो उनका ओवरलैप जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या फिर जीरो भी हो सकता है. ये किस चीज पर डिपेंड करेगा कि फेज क्या है और जो ओरिएंटेशन है एम्पलीट्यूड की ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो होता है हमारा उसका डायरेक्शन क्या है. नाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ऑन बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स शो द साइन और फेज ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन एंड आर नॉट रिलेटेड टू चार्ज.
तो जो हमारा पॉजिटिव या हमारा जो नेगेटिव साउंड होता है, साइन होता है बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स पे, वो हम किस तरह से शो करते हैं? जैसे पॉजिटिव ओवरलैप है, हम उसे इस तरह से शो करेंगे, ये एक ऑर्बिटल और ये दूसरी ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसका ये पॉजिटिव पॉजिटिव एंड हो गया, ये इसका नेगेटिव नेगेटिव एंड है। इस तरह से हम इसको शो करते हैं। और नेगेटिव ओवरलैप क्या होता है? जब इसका पॉजिटिव पार्ट यहाँ, इसका नेगेटिव, और इसका नेगेटिव पार्ट ये है और पॉजिटिव ये है। तो इस तरह से हम शो करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव ऑर्बिटल्स को। Now orbitals forming bond should have same sign and orientation in space. अब orbitals जो bond बना रही हैं, उनका जो साइन यानी कि उनका जो फेज है और उनका जो ओरिएंटेशन है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। Now the criterion of overlap as the main factor for the formation of covalent bond applies uniformly to the homonuclear and heteronuclear diatomic molecules and polyatomic molecules. तो जो ओवरलैप का क्राइटेरिया है वो सबके लिए सेम रहता है, चाहे वो होमोन्यूक्लियर हो, चाहे हेटेरोन्यूक्लियर हो, चाहे डायटोमिक मॉलिक्यूल हो, चाहे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो। नाउ हमें पता है कि जो CH4 है उसकी शेप क्या है? टेट्राहेड्रल, NH3 की पिरामिडल और वाटर की बेंट। So it would be therefore interesting to use VB theory to find out if these geometrical shapes can be explained in terms of the orbital overlap. तो हमने वेस्पर थ्योरी से इन तीनों की शेप्स पढ़ लिए थे। अब हम देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि VB थ्योरी से इनकी ज्योमेट्रिकल शेप्स किस तरह से निकल के आती हैं। तो पहले हम CH4 लेंगे, यानी कि हमारा मीथेन। तो CH4 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इसके कार्बन का ग्राउंड स्टेट में, वो क्या होता है? हीलियम, देन उसके आगे 2s2 2p2, और एक्साइटेड स्टेट में ये बन जाता है हीलियम 2s1 2px1 2py1 और 2pz1, यानी कि S से निकल के एक और P में चला जाता है। Now, the energy required for this excitation is compensated by the release of energy due to overlap between the orbitals of carbon and the hydrogen. अब इस एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से कॉम्पनसेट होती है? जब ओवरलैप होता है कार्बन और हाइड्रोजन की ऑर्बिटल्स के बीच में, तब जो एनर्जी रिलीज होती है वो इस एक्साइटेशन में काम में आ जाती है। Now the four atomic orbitals of carbon, each with an unpaired electron, can overlap with the 1s orbital of the 4h atoms, which are also singly occupied. अब क्या होता है, जो चार atomic orbitals होती है कार्बन की, हर एक में एक एक unpaired electron है, तो वो जो चार H atoms है हमारे, क्योंकि C और H4 है, तो H के एक एक ऑर्बिटल से वो 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाती है। तो इसकी वजह से चार हमारे CH बॉन्ड्स जो है वो बन जाते हैं। However, it will be observed that while the 3p orbitals of the carbon are at 90 degrees to one another, the HCH angle for these will also be 90 degree. तो अब क्या है, जो 3p ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्रीज के एंगल पे रहती हैं, और जो HCH एंगल रहेगा वो भी 90 डिग्रीज ही रहेगा। Now that is 3 CH bonds will be oriented at 90 degrees to one another, यानी कि जो 3 CH bonds रहेंगे वो एक दूसरे के लिए 90 डिग्रीज के बॉन्ड पे रहेंगे। Now the 2s orbital of carbon and the 1s orbital of H, they are spherically symmetrical and they can overlap in any direction. अब जो ये 2s ऑर्बिटल है कार्बन की और जो 1s ऑर्बिटल है हमारे हाइड्रोजन की, वो दोनों ऑलमोस्ट सेम होती है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में ओवरलैप कर सकती हैं। इसलिए जो फोर्थ CH बॉन्ड का डायरेक्शन है वो हम नहीं पता कर सकते, असर्टेन्ड है। So this description does not fit it with the tetrahedral HCH angles of 109.5 degrees. तो जो हमने टेट्राहेड्रल शेप पढ़ी है उसके हिसाब से VBT थ्योरी तो नहीं सही बैठ रही है इसके ऊपर, मतलब टेट्राहेड्रल एंगल तो आ ही नहीं रहा हमारा 109.5 डिग्रीज का। Clearly, it follows that simple atomic orbital overlap does not account for the directional characteristic of bonds in CH4. तो ये क्या चीज़ फॉलो कर रहा है कि अगर हम सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करवाते हैं तो वो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में नहीं रखता है, और इसी चीज़ को देखते हुए हम वाटर और NH3 में भी यही चीज़ लगा सकते हैं। जैसे NH3 में HNH बॉन्ड जो है और HOH बॉन्ड जो H2O में है वो 90 डिग्रीज होना चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल्स हैं वो जो हमारा HNH है उसका तो होता है 107 डिग्रीज और हमारे वाटर में होता है 104.5 डिग्रीज, ठीक है। तो ये है कि हम VB थ्योरी के थ्रू ऑर्बिटल ओवरलैप्स लेके ज्योमेट्रिकल शेप्स को इस तरह से कंसिडर नहीं कर सकते, वो हमने वेस्पर थ्योरी में किया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम पढ़ेंगे किस किस टाइप की ओवरलैपिंग्स होती हैं और नेचर क्या रहता है कोवेलेंट बॉन्ड्स का। सो कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली बात तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अब हम सिग्मा बॉन्ड को भी आगे और भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन पहले हम ये पढ़ेंगे कि सिग्मा बॉन्ड होता क्या है। तो आपको पता ही है कि सिग्मा बॉन्ड का जो सिंबल होता है वो ये होता है, इस तरह से हम सिग्मा बॉन्ड शो करते हैं और पाई बॉन्ड हम पाई से शो करते हैं।
ना सिग्मा बॉन्ड जो होता है इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड और हेड ऑन ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो जो हमारी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होती हैं जब उनका हेड ऑन ओवरलैप होता है या एंड टू एंड ओवरलैप होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अकॉर्डिंग या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, तो उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। इसको हम हेड ऑन ओवरलैप या एक्सियल ओवरलैप भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों नाम भी ध्यान रखने हैं, हेड ऑन ओवरलैप और एक्सियल ओवरलैप। नाउ दिस कैन बी फॉर्म्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये तीन तरीके से बन सकता है, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग। ये तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला आता है एसएस ओवरलैपिंग। इसमें क्या होता है, देयर इज ओवरलैप ऑफ टू हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल्स। तो एस ऑर्बिटल्स को हम इस तरह से शो करते हैं। तो इन दोनों का ऑर्बिटल जो है एक दूसरे से ओवरलैप, हाफ फिल्ड होती है तो ओवरलैप हो जाता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये हो गया हमारा एस एस ओवरलैपिंग। दूसरा आता है हमारा एस पी ओवरलैपिंग। इसमें क्या होता है, हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल्स एक एटम की और एक एटम की हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप करती है। तो ये एटम 1 की हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल हो गई और ये पी ऑर्बिटल हो गई दूसरे एटम की। तो ये किस तरह से ओवरलैप करेंगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है तो ये ऐसे ओवरलैप करेंगी। तो ये हो गया हमारा एस पी ओवरलैपिंग। तीसरा है हमारा पी पी। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, इट टेक्स प्लेस बिटवीन हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स ऑफ टू करस्पॉन्डिंग एटम। तो जो दो हमारे करस्पॉन्डिंग एटम है उनकी हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप कर जाएंगी इस तरह से। तो ये होता है हमारा पी पी ओवरलैपिंग। ये सब सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। दूसरा आता है हमारा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है, इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड द एटॉमिक ऑर्बिटल्स overlap in such way that their axes remain parallel to each other and perpendicular to the internuclear axis। तो पाई बॉन्ड में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इस तरह से ओवरलैप करती हैं कि उनकी एक्सिस जो है वो एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है उसके परपेंडिकुलर रहती है। ठीक है, आप देखना चाहोगे कैसे, तो ये एक की पी ऑर्बिटल है, ये दूसरे की पी ऑर्बिटल है और ये इस तरह से ओवरलैप करती है साइडवेज। ठीक है, तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर हो गई और एक दूसरे के पैरेलल हो गई। नाउ द ऑर्बिटल्स फॉर्म ड्यू टू साइडवाइज ओवरलैपिंग कंसिस्ट ऑफ टू सॉसर टाइप चार्ज्ड क्लाउड्स अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम। सो होता क्या है, जब ऑर्बिटल्स साइडवेज ओवरलैपिंग करती हैं तो उनमें दो सॉसर टाइप चार्ज्ड क्लाउड्स रहते हैं जो कि प्लेन के एक ऊपर रहता है और एक प्लेन के नीचे रहता है। देखो इस तरह से, एक प्लेन के ऊपर रहता है और एक यौं प्लेन के नीचे रहता है, सॉसर शेप। तो इस तरह से ये पीपी ओवरलैपिंग होती है हमारी। ठीक है, ये हो गया हमारा पाई बॉन्ड। तो जब भी एस बॉन्ड बनेगा उसमें भी दो हमारी पी ऑर्बिटल्स जो है वो कंबाइन कर सकती हैं, लेकिन वो हेडवेज कंबाइन करेंगी इस तरह से, लेकिन साइडवेज कंबाइन करेंगी तो वो पाई बॉन्ड बनाता है। अब कुछ स्ट्रेंथ होती है हमारे सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की। So basically the strength of a bond depends upon the extent of overlapping। बताया था मैंने, जितनी ज्यादा overlapping होगी उतना ज्यादा अच्छा covalent bond बनेगा। So in case of sigma bond the overlap of orbitals takes place to a larger extent। तो अगर हम sigma bond लेके चलें तो उसमें overlapping जो होती है वो ज्यादा होती है। Hence it is stronger as compared to the pi bond where the extent of overlapping occurs to a smaller extent। क्योंकि पाई बॉन्ड में एक जो ओवरलैपिंग होती है वो कम होती है, इस वजह से हमारा जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। Now in the formation of multiple bonds between two atoms of a molecule, pi bond is formed in addition to a sigma bond। एक और बात इंपॉर्टेंट है, जब मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं दो एटम्स के बीच में एक मॉलिक्यूल में, तो पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड के एडिशन में बनता है। मतलब सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा ही, उसके साथ पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये था हमारा VBT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप के जो हाइब्रिडाइजेशन है हमारे sp, sp2, sp3d2 बहुत सारे हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पे एक अलग से ही लूंगी मैं, जिससे वो अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? ग्रेटर द ओवरलैप, वीकर इज बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, एंड VBT explains the shape, the formation and directional properties of bonds and polyatomic molecules। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है। दोनों करेक्ट है तो बोथ हैंड पे टिक मार देना। एंड साइडवेज ओवरलैपिंग अकर्स इन विच बॉन्ड? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। देन दीज आर द आंसर्स फॉर द प्रीवियस लेक्चर, जो कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पार्ट 3 था। तो ये सारी शेप्स थी उसकी, और ये सारी शेप्स मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, अच्छी तरह से इन्हें देख लेना। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग आ जाए, इसको इसकी शेप से मैच करो, तो वो चीज़ है।
ठीक है, सो अपने आंसर्स मैच कर लेना। मैं होप करती हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप इन चारों जगह पे मुझे फॉलो कर सकते हो। इस लेक्चर की PDF आपको हमारी वेबसाइट पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।